अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। मुझे कहते हैं डॉक्टर अली। डॉक्टर अली के साथ सुना करते हैं आप हर जुमे को शाम के 6 बजे सेहत की बातों के साथ, जिसमें हमारे मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स आते हैं। तो आज भी हमारे पास एक फिजिशियन है, डॉक्टर हबीबुर रहमान जनाब। ये हैं इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट, MBBS, FCPS और MRCP इन्होंने किया यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जनाब डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा तारुफ कराया, आप थोड़ा सा अपना कीजिएगा। मैं करंटली एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। बेसिकली मेडिकल स्पेशलिस्ट बेसिक बीमारी हर सिस्टम से रिलेटेड हो उससे डील करते हैं, और तशख़ीस करना ख़ास तौर पे, और हार्मोन्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो इंक्लूडिंग डायबिटीज़, जैसा कि आपने फरमाया, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स, और इसी तरह से कॉमन इन्फेक्शंस, कोविड, डेंगू, और अभी चूँकि करंट टॉपिक इज़ टाइफॉइड एंड इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट इट। तो आज आप टाइफाइड के मुतालिक ज़्यादा बात करेंगे। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये टाइफाइड को आपने ही क्यों चूज़ किया, आज कोई ख़ास वजह? देखिए, हमारे यहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, ख़ास तौर पे कॉमन इन्फेक्शस डिजीज़ की। कॉमन जो इन्फेक्शन बीमारियाँ हैं, जिसमें मलेरिया भी है, डेंगू भी है, टाइफॉइड भी है, हेपेटाइटिस बी सी भी है। बाकियों पे अक्सर मैं देखता रहता हूँ कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स कुछ ना कुछ नज़र आ रहे होते हैं, बट टाइफॉइड एक ऐसी चीज़ है जो रिलेटिवली थोड़ा बहुत अवेयरनेस के लिहाज से नेगलेक्ट हो रहा है। ख़ास तौर पे केसेस जिस तरह अलार्मिंग रेट से बढ़ रहे हैं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें अवेयरनेस इंक्रीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसमें बहुत सिंपल बातें हैं जिससे हम अपने आप को टाइफॉइड से बचा सकते हैं। और जिस अलार्मिंग रेट के साथ हमारे कंट्री में बढ़ रहा है, WHO की जो लास्ट रिपोर्ट है वो बड़ी हैरानकुन है कि तकरीबन 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट्स टाइफॉइड के हमारे यहाँ डायग्नोस होते हैं, और 6 लाख से ज़्यादा अमवात होती हैं। तो इस तरह के अलार्मिंग स्टेटिस्टिक्स जिसमें टाइफॉइड के लिहाज से हम दुनिया का फोकस बनते जा रहे हैं, आई थिंक एक ऐसा टॉपिक है जिससे आवाम की रोशनाई करना, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज इस टॉपिक का इंतखाब किया गया है। अच्छा, वो कौन से अवामिल हैं जो आप ये कहते हैं कि ये टाइफाइड, जैसे बाज़ औक़ात लोगों को बुखार होता है, बुखार नहीं टूट रहा तो वो कहते हैं सर्दी लग रही है, तो कोई एंटी मलेरियल दे दिया या खुद ही सेल्फ मेडिकेशन कर ली। तो आप कैसे एक आम बुखार में और एक टाइफाइड के दरमियान आप डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं, आपको ये आम मौसमी बुखार नहीं है, बल्कि आपको एक टाइफाइड का बुखार है, जो कि एक डिफरेंट किस्म के बुखार होते हैं? टाइफॉइड जो है बेसिकली जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है, ज़्यादातर कॉमन इन्फेक्शन जो हमारे यहाँ उनमें, वो है बुखार। ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसमें ये होता है कि इसमें बुखार बहुत हाई ग्रेड होता है, 102, 103, 104, और सर्दी लग के आता है। और दो इस तरह से आपको मलेरिया में भी मिल जाएगा, लेकिन टाइफॉइड में ये देखा जाता है कॉमनली कि GI सिम्टम्स यानी कि आंतों से रिलेटेड सिम्टम्स जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, ये भी कॉमनली पाए जाते हैं। बट मुकम्मल तौर पे डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है क्लिनिकली, सिर्फ सिम्टम्स की बेस के ऊपर। इसलिए ज़रूरी ये है कि जब भी आपको तेज़ बुखार हो, 101, 102, 103, तो ज़रूर फिजिशियन से कंसल्ट करें ताकि तशख़ीस किया जाए टाइफॉइड है, मलेरिया है, डेंगू है, और प्रॉपर इलाज शुरू किया जा सके अर्लियर स्टेजेस के ऊपर, बजाय इसके कि मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स और मुख्तलिफ अद्वियात का ट्रायल लिया जाए ख़ुद से, जो कि हमारे यहाँ रेजिस्टेंस में इजाफ़ा करता जा रहा है टाइफॉइड की। वो तो ठीक है, आपका मतलब ये है कि इलाज तो ज़ाहिर एंटीबायोटिक से किया जाएगा। तो हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि हाँ, जैसे आपने बरतानिया में भी तालीम हासिल की, वहाँ के आपने सिस्टम को देखा है कि एंटीबायोटिक उस वक्त तक नहीं दिया जा सकता जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि वो कौन से जरासीम हैं, कौन से बैक्टीरिया हैं कि जिसकी वजह से ये बुखार हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा है ही तो है। एक ट्रायल दिया जाता है, अच्छा ये एंटीबायोटिक ले लीजिए, नहीं ठीक हो रहा अब ये ले लीजिए, ऐसा ही है। ऐसे ही है। तो इससे नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि टाइफाइड को ठीक करने के लिए कि पहले आप कोई ऐसा टेस्ट करवाते हैं जिससे कंफर्म हो जाए कि इसको टाइफाइड ही है?
बिल्कुल जी। इसीलिए ज़रूरी ये है कि कोई भी इन्फेक्शन हो, तशख़ीस करना पहले ज़रूरी है। और तशख़ीस टाइफ़ाइड की अमूमन हम ब्लड कल्चर से करते हैं। अब मुख्तलिफ़ टेस्ट आपने सुना होगा पहले किए जाते थे, जैसे टाइफ़िडॉट है, विडाल है। अब ये दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, इसके अच्छा। ऊपर पाबंदी है। मतलब ये टेस्ट इवन लेबॉरेटरीज़ वालों को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये टेस्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कि टाइफाइड है या नहीं है। तो ये यूज़लेस टेस्ट है। जो मोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ करंटली, वो है ब्लड कल्चर। कल्चर किसी भी पार्ट का, इंक्लूडिंग डायरिया है तो स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर और इवन बोन मैरो कल्चर्स तक भी कभी कभार नौबत पहुँच जाती है। अगर फीवर बहुत ज़्यादा वीक्स तक परसिस्ट करे और डिफरेंट कल्चर्स में ना भी आ रहा हो, तो सबसे सेंसिटिव इसमें बोन मैरो कल्चर होता है, जो एज अ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि इट्स वेरी पेनफुल प्रोसीजर। अदरवाइज द फर्स्ट स्टैंडर्ड जो टेस्ट है दैट इज़ अ ब्लड कल्चर। तो ब्लड कल्चर को हमें फ़रोग देना चाहिए कि जैसे ही फीवर हो, एंटीबायोटिक से पहले इसको कर लेना चाहिए, ताकि हमें अगर पता भी चले टाइफाइड है तो कौन सा किस ड्रग के साथ सेंसिटिव है, बेदरेग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना हो, हिट एंड ट्रायल ना हो, कम से कम हो एटलीस्ट। आपका कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट एंटीबायोटिक। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए आप कि ब्लड कल्चर जो आप कराते हैं उसका रिजल्ट कितने दिनों में आता है? सो कल्चर्स का रिजल्ट्स अमूमन 4-5 डेज़ लग जाते हैं। अच्छा। तो इसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी 2-3 डेज़ में आ जाती है। तो टाइफाइड में रिकमेंडेड ये है कि अगर आप टाइफाइड सस्पेक्ट करें, ख़ास तौर पे कॉम्प्लिकेटेड, तो फिर आप एम्पिरिकल थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। वरना तो 4-5 डेज़ फीवर तो इवन वायरल इन्फेक्शंस में भी रह सकता है। तो इसलिए एकदम से मैंने ट्रिगर दबा देना कि ये टाइफाइड है और एकदम से टाइफाइड की ट्रीटमेंट शुरू कर देना भी मेरे ख्याल में समझदारी वाली बात नहीं है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है, सिम्टम्स ऐसे हो रहे हैं, इंटेस्टाइनल पेशेंट बहुत अनवेल है, तो यू कैन स्टार्ट इट एम्पेरिकली और फिर आप वेट कर सकते हैं रिपोर्ट्स का। बट इनिशियल स्टेजेस के ऊपर इट्स बेटर कि आप सिम्टोमेटिक मेडिसिन पे रखें, और जब तक आप कंफर्म ना हो, श्योरिटी ना हो कि ये टाइफाइड ही है तब। हमारे यहाँ कल्चर में ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि डॉक्टर के पास कोई जाए, चाहे उसको टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, आप एक सर पे एक डंडा फेरें और कहेंगे जी 24 घंटे में आप ठीक हो जाएं। क्या कितने % पेशेंट है जो कोऑपरेट करते हैं 3 से 4 दिन तक ब्लड कल्चर के रिजल्ट से के मुताबिक? अनफॉर्चुनेटली बहुत कम। और कम। यही इसकी मेन बुनियादी वजह भी इसी प्रोग्राम से रिलेटेड यही है कि इन लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बरतानिया की मिसाल दी, तो वहाँ पर 4-5-6 दिन फीवर रहे तो वो एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं, दे वेट एंड वेट, और मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उनके डायनामिक्स हमसे थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से हैं कि उनके यहाँ जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़े कम होते हैं, उनकी हाइजीन, हर लिहाज से सैनिटेशन हमसे बहुत बेहतर है। हमारी कंट्री में वी फाइंड के टाइफाइड और इस तरह से रिलेटेड बीमारियां जो पुअर हाइजीन, पुअर सैनिटेशन की वजह से, फूड हाइजीन हो या होम हाइजीन हो या कुकिंग से रिलेटेड हाइजीन हो, सारी बहुत पुअर होती हैं। तो हमारे यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ होते हैं। तो इसलिए मुश्किल हो जाता है लोगों को कन्विंस करना कि जी ये टाइफाइड नहीं है, आप कुछ अर्सा वेट करें। और बहुत सारे लोग इस पर नॉन कंप्लाइंट भी होते हैं, क्योंकि फ़ीवर की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है, बुखार 103-104, सिम्टोमेटिक इतना पेशेंट ज़्यादा होता है कि वो 4-5 डेज़ वेट करना जो है बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो हम बहुत दफ़ा कन्विंस नहीं कर पाते, बहुत दफ़ा पेशेंट की अवेयरनेस की वजह से वो इस ऑप्शन को यूटिलाइज़ भी नहीं करते। तो ज़्यादा लोग फिर इस पे रहते हैं कि जी वी शुड स्टार्ट विद एन एंटीबायोटिक। तो उसमें भी हम ये कर सकते हैं कि फ़र्स्ट लाइन नैरो स्पेक्ट्रम्स दे सकते हैं, रादर देन कि ऐसी एंटीबायोटिक स्ट्रेट अवे स्टार्ट की जाए तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट केसेस में दी जाती है, डायरेक्टली इंजेक्शंस पे डाला जाए, ये थोड़ा सा ज़्यादा नामुनासिब है। इसलिए इस प्रोग्राम के में हम अगर अब डॉक्टर्स की भी अवेयरनेस में इजाफा करें, तो ख़ास तौर पे जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हॉस्पिटल से नहीं जुड़े हुए होते, अपने आप को अपडेट नहीं रख पाते, वो डॉक्टर्स भी इससे अगर काफ़ी मुफीद होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि टाइफाइड में सबसे ज़्यादा कौन सा वो एज है जो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं? बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं? तो कौन से सबसे ज़्यादा एज वाइज में शिकार होते हैं और उसकी वजह बताइए? क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो हम हर
एज ग्रुप के पेशेंट्स देखते हैं। अच्छा। बट ऑब्वियसली जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, ख़ास तौर पे एक्सट्रीम्स ऑफ एज में ये ज़्यादा देखा जाता है, या एटलीस्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ देखा जाता है। तो उस तरह के लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम उनका काफ़ी वीक होता है। बट जितने फ्रीक्वेंसी से हमारी कंट्री में हो रहा है, शायद ही कोई ऐसा एज ग्रुप है जो बचा हुआ है, और तकरीबन सबको ये होता है। जैसे मैंने इसके स्टैटिस्टिक्स आपके सामने बयान किए, 1 करोड़ से ज़ायद पेशेंट्स 1 साल के अंदर, मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर। और ये वो केसेस हैं जो डायग्नोज होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डायग्नोज नहीं होते, और एम्पिरिकली ट्रीटमेंट्स के साथ, लोकल मेडिसिन के साथ लेकर वो बेहतर भी हो जाते हैं। अच्छा, कभी जैसे किसी और आपके पास आने से पहले किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास चले गए, उन्होंने अपनी तरफ से डायग्नोस कर लिया टाइफाइड या जो भी है, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स दी, उससे उनकी सूरत हाल बिगड़ भी जाती है, बिगड़ सकती है। तो कभी इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो कि टाइफाइड ही था, लेकिन वो सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हुए, इस तरह के भी केसेस आपके पास आते होंगे? जी हाँ, ऐसे केसेस आते हैं। कभी कभार डायग्नोस्ड केस भी होते हैं और इनअप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक के साथ कॉम्प्लिकेट हुए होते हैं। उसमें वजूहात बहुत सारी हैं। जैसा मैं मेंशन कर रहा था कि हमारे यहाँ रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई है, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स फ्रॉम बहुत ज़्यादा हम एंटीबायोटिक का बेदरेग इस्तेमाल, चाहे गला ख़राब हो जाए, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन हो तो हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, या दे दी जाती हैं, प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं। और जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि बार बार इन्फेक्शंस होना, इतने ज़्यादा केसेस होना इन अ ईयर और रिपीटेडली होना, तो ये रेजिस्टेंस को फ़रोग़ देता है। तो जब इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो तो एंटीबायोटिक का लोकल रेजिस्टेंट पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि राइट एंटीबायोटिक एट द राइट टाइम दी जाए। हम अभी दुनिया में, हमारा कंट्री का नाम आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, बाय नेम हम मेंशन होते हैं कि टाइफॉइड एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि इंतहाई रेजिस्टेंट टाइफॉइड की कंट्री है हम। पहले तो हमारे स्कूल के टाइमों में कहा जाता था काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ टाइफॉइड। बट आई थिंक जिस तरह से केसेस हम अब जिस तरह से हाईलाइट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तो प्रॉब्ली वी आर बिकमिंग द कैपिटल ऑफ टाइफॉइड नाउ। कराची के में जो केसेस रेजिस्टेंट रिपोर्ट हुए हैं, वो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स जो हम एज ऐसी एंटीबायोटिक जिसके साथ हमेशा हम सोचते थे कि टाइफॉइड हमेशा ठीक होता है, वो वाली एंटीबायोटिक्स से भी रेजिस्टेंस आना शुरू हो गई है। नहीं, अब जी प्लीज़। जी जी तो डॉक्टर साहब, बात ये है कि रेजिस्टेंस को मैं ऐसा लेमैन लैंग्वेज में अगर ये पूछूं कि ये एक कैप्सूल है ए और एक है बी। ए जो है वो टिपिकल टाइफाइड की ट्रीटमेंट के लिए है, जी जी उसे आप देते हैं, उससे वो ठीक नहीं होता। आप कहते हैं कि ये रेजिस्टेंट हो चुकी है। रेजिस्टेंस की वजह वो पेशेंट का इशू है, या वो कौन सा ऐसे फैक्टर है जिस पे आप कहते हैं कि अब ये एंटीबायोटिक इस मुल्क में चलता ही नहीं, ये तो रेजिस्टेंट हो गई है? वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से वामिल हैं जिस पे आप ये कहते हैं कि ये एंटीबायोटिक अब रेजिस्टेंट हो चुकी है, ये अब काम नहीं करती? सो हम जो है, चूँकि कल्चर्स पॉजिटिव देखते रहते हैं पेशेंट्स, जिनके टाइफॉइड पे कल्चर्स पे पॉजिटिव आता है कल्चर, हम उनकी सेंसिटिविटी ड्रग के साथ चेक करते हैं कि यानी कि ये जो जरासीम है इस वक्त किस किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। उसमें जो कॉमन एंटीबायोटिक जो हम पहले एज अ फर्स्ट लाइन यूज़ करते थे, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, एम्पिसिलिन है, क्लोरामफेनिकॉल है, ये पास्ट में यूज़ होती रही हैं, उनसे रेजिस्टेंट आते हैं आजकल के बैक्टीरियाज जो भी हम कल्चर में पॉजिटिव मिलते हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स थी, जो MDR जिसको कहते थे हम, वो तो हमें 1870 से नज़र आ रही हैं। लेकिन जो XDR है, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस, सेफ्ट्राइक्सोन और फ्लोरोक्विनोलोन, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, इनसे भी रेजिस्टेंट हैं, जो कि ज़्यादा तशवीशनाक है। तो ये हम जो कल्चर्स हम देखते हैं पेशेंट्स के, हम टेस्ट कराते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया पिक होता है उसमें इन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस आती है, यानी कि इस एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया ठीक नहीं हो सकता। और जिनके साथ सेंसिटिविटी आती है वो हायर लेवल की एंटीबायोटिक्स हैं, अब उन पे हमें ठीक डालते हैं पेशेंट्स को, तभी ठीक होते हैं। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है हमारे मुल्क के लिए। कहने का मतलब है कि जो बेदरेग हमारा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, उससे ये हुआ है कि जो बैक्टीरिया है वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। जी, सिर्फ एक फैक्टर हम बेदरेग एंटीबायोटिक
नहीं कह सकते, हमारे यहाँ टाइफाइड हो भी बहुत ज़्यादा रहा है। इसलिए हमें ये भी अवेयरनेस आवाम में डालनी है कि टाइफाइड से कैसे बचना है। हैंड हाइजीन प्रैक्टिस जैसे हमने कोविड में प्रमोट की है, यही चीज़ टाइफाइड में भी करनी है कि खाना खाने से पहले, कुकिंग से पहले अपने हाथ साफ़ करें, हाइजीनिक जगहों पे खाना खाएं, या कोई भी चीज़ खाने की लें, या रेडी से और इस तरह की जगहों से जहाँ पर आपको लगे कि स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा, ख़ासतौर पे हाइजीन का पुअर है, हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ को इस पे ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि टाइफाइड इन द फर्स्ट केस हो ही ना। होता है फिर उसको अप्रोप्रिएट मैनेज किया जाए, जैसे हम मेंशन कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस का एलिमेंट कम किया जाए, और एंटीबायोटिक के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि हर कोई हर वक्त एंटीबायोटिक हर इलनेस में ना प्रिस्क्राइब करे, उसको भी रैशनलाइज करना, इवन डॉक्टर्स की अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है कि वायरल इन्फेक्शंस हैं, वायरल गला ख़राब है, छोटे मोटे वायरल डायरियाज़ होते हैं, उनके ऊपर भी एंटीबायोटिक का बेदरेग इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये दोनों तरफ से ज़रूरी है, आवाम की तरफ से भी, हेल्थ केयर जो हम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से भी, कि जी इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए, और इवन टाइफाइड वैक्सीनेशंस को प्रमोट किया जाए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको उस कंडीशन को अपग्रेड करना चाहिए जिसकी वजह से टाइफाइड जी। फैलने का ख़तरा होता। जैसे आपने कहा हाइजीन, तो जिस तरह हाइजीनिक कंडीशन में हम रह रहे हैं, हमारा देहातों में और बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा सकता है, वहाँ इनके बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ख़ासतौर से हमारे जो रूरल एरिया है उसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? मेरा इसमें राय थोड़ी सी मुख्तलिफ ऐसे है कि अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसकी हो वजह यह है कि जो टाइफाइड होता कैसे है, कंटेमिनेटेड यानी कि फीकल या यूरिन कंटेमिनेटेड वाटर या फूड कंडीशंस, ठीक है। तो देहातों में क्राउडिंग नहीं होती, सैनिटरी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि पीपल ओपन एयर्स होती हैं, तो देखा वहाँ पर भी जाता है कि अगर बहुत ही पुअर सैनिटरी कंडीशंस हों, लेकिन शहरों में जहाँ पर ओवर क्राउडिंग है, जैसे हमारे यहाँ कराची में सबसे ज़्यादा, बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा देखा जाता है कि वेस्ट डिस्पोजल, फीकल मैटर और ये जो यूरिन का मैटर है पानी के साथ मिक्स हो जाना, मिक्स हो रहा है। पाइपलाइंस के साथ मिक्स हो जाना, पानी बेसिकली साफ़ नहीं होता, लोग बॉयल करके नहीं पीते, और इस तरह की चीज़ें शहरी इलाकों में ख़ास तौर पे अंडर डेवलप्ड एरिया में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, और वहाँ पर इसका फ़रोग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे टाइफाइड बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो इसलिए मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वो ज़्यादा मुतासर हैं एज़ कम्पेयर टू लेस पॉपुलेटेड एरिया। अच्छा, यानी मेरे जहन में ये था कि शायद रूरल एरिया में, देहातों में इतनी ज़्यादा अच्छी सैनिटरी कंडीशन नहीं है, बल्कि आप कहते हैं कि कराची जैसे हेवीली पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ ये ज़्यादा इसलिए है कि वहाँ पानी का जो निज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं है, ऐसा है। मिक्स होकर आ रहा है, गटर का पानी है, केमिकल्स हैं बहुत सारे, तो जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी सरप्राइज। तो जब आपके पास पेशेंट आ जाता है डॉक्टर साहब, तो जैसे आपने कहा पहले आप कल्चर कराते हैं, लेकिन कल्चर का रिज़ल्ट आने से पहले कोई ऐसी प्रिकॉशनरी आप समझते हैं कि इसको टाइफाइड है, तो आप उसको कोई ऐसी एंटीबायोटिक शुरू करा देते हैं? यही मैं आपसे शुरू के प्रोग्राम में शुरू में मेंशन कर रहा था, अगर तो अनकॉम्प्लिकेटेड है, कोई उसको वो फीवर के अलावा कोई और ऑर्गन्स उसके मुतासर नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम उसको फ़िलहाल सिम्पटम, क्योंकि शुरू में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है कि जी ये टाइफाइड है या ये वायरल है या ये मलेरिया है। तो हम टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट से सपोर्टिंग एविडेंस ढूंढ सकते हैं कि और भी टेस्ट हैं, मलेरिया का टेस्ट, डेंगू का टेस्ट। तो अगर हमें श्योरिटी हो, क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स इतने ज़्यादा हों कि यू आर श्योर, तो फिर हम एंटीबायोटिक टैबलेट फॉर्म में एटलीस्ट शुरू कर देते हैं, ताकि जब तक कल्चर का वेट करें तब तक पेशेंट थोड़ा बेहतर हो जाए। लेकिन जिसमें हमें लगे कि जी वायरल भी हो सकता है और अदर इलनेसेस भी हो सकती हैं, उसमें इट्स बेटर कि अगर वायरल सस्पेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा वेट किया जाए, क्योंकि इसमें अमूमन कॉम्प्लिकेशंस इतनी जल्दी भी नहीं होती हैं, टेक्स टाइम, वीक्स लगते हैं कभी ज़्यादातर पेशेंट्स में, तो वेट कर सकता है, वेट किया जा सकता है फ्यू डेज तक। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब टाइफाइड के खास टिपिकल? टिपिकल सिम्टम्स हाई ग्रेड फीवर,
और वो फीवर 102, 103, 104, और वो हार्ट इतनी जल्दी टूटता नहीं है। बहुत प्रोफ्यूज स्वेटिंग, साथ में चिल्स होना और वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स कॉमनली देखे जाते हैं। लेकिन चूंकि ये मल्टी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, ये हर सिम्टम कर सकता है। ड्राउजीनेस भी कर सकता है, कोमाटोज भी आ सकता है पेशेंट। तो लेटर स्टेजेस के ऊपर सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ हाई ग्रेड फीवर, 102, 103 अप टू 104 तक भी देखा जाता है। पेशेंट्स आते हैं बुखार के साथ, और सर्दी लग के बुखार आता है, और वॉमिटिंग, डायरिया में से कोई एब्डोमिनल पेन होती है पेट में। अक्सर ये सिम्टम्स हम कॉमनली देखते हैं। जैसे मिसाल के तो अगर टॉन्सिलाइटिस की हम मिसाल लें, हाई ग्रेड फीवर उसमें भी होता है, सब कुछ होता है। जी हाँ। सिर्फ जो डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि डायरिया, वॉमिटिंग, जी, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि आंतों से रिलेटेड आंतों जो से सिस्टम कर- है हमारा, मुंह से जबकि आंतों आप तक, ये मुतासर ज़्यादा होता है। हाँ, जबकि गले के उसमें आपको ये सिम्टम्स नहीं मिलते। जी हाँ। ये एक आपका तो ब्लड कल्चर के अलावा आपका जो फीकल मैटर है उसका भी कल्चर करवाते हैं। जी हाँ। यूजुअली फर्स्ट वीक में और फीवर के बाद ब्लड कल्चर्स का पॉजिटिव होना के चांस ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। सेकेंड वीक्स के बाद शुरू हो जाता है फीकल स्टूल कल्चर्स वगैरह, और लेटर उसके बाद इवन बोन मैरो कल्चर्स। तो फर्स्ट लाइन सबसे अच्छा टेस्ट बेसिकली ब्लड कल्चर ही है रादर देन स्टूल कल्चर। वो बेशक 2 दफ़ा कर लिया जाए ज़्यादा अच्छा है एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले। लेकिन ये जो ब्लड कल्चर ये बड़ी जिम्मेदारी का टेस्ट होता है, जी हाँ। खासतौर से लैब के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि किस जगह से कराया जा रहा है। जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे हम यहाँ किसी स्पेसिफिक इदारे की तरफ नहीं इशारा करेंगे कि ये अच्छा करता है, ये वो अच्छा करता है, ऐसा ही। लेकिन यहाँ गली गली जिस तरीके से लेबॉर्ट्रीज खुले हुए हैं, वो हर चीज़ वो टेस्ट कर रहे होते हैं, आप उन पर तो नहीं रिलाय कर सकते हैं कि ये कोई मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। देखिए, हम डेली लाइफ में भी अगर हम कोई खाने पीने की चीज़ भी लेते हैं या कपड़े भी लेते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ब्रांड हो जिसका आपको भरोसा हो कि इसका क्वालिटी अच्छा है, वरना तो हर जगह से हर चीज़ अवेलेबल हो सकती है। इसी तरह से जब हम सेहत के मामले में आते हैं, तो हम चाह रहे होते हैं कि क्वालिटी ऑफ लैब अच्छी हो, और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी ऑफ लैब, ख़ासतौर पे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की लैब्स अच्छी होती हैं। हर गली कूचे की लैब पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए अच्छी जगह से टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी जगह से अद्वियात लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इवन एंटीबायोटिक्स भी हम देखते हैं कि बहुत पुअर क्वालिटी एंटीबायोटिक्स देहातों में दी जाती हैं, अवेलेबल होती हैं, जिनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ख़ास नहीं होता। तो एंटीबायोटिक की क्वालिटी, टेस्ट की क्वालिटी, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेशेंट्स के ठीक होने में। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिक नाम तो मैं नहीं लूँगा लेबॉर्ट्रीज़ के, लेकिन जो अच्छे लेबॉर्ट्रीज़ हैं नामी ग्रामी, उनको यूटिलाइज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक दिलचस्प चीज़ आपने बताई है कि एंटीबायोटिक की भी बड़ी वैरायटी है, जिसे हम दूसरे आम लफ्ज़ों में कहते हैं ये 2 नंबर है। ऐसा ही है। इस तरह के एंटीबायोटिक्स भी बाज़ार में सर्कुलेट होते हैं कि जो वही ब्रांड है, वही जेनरिक नेम है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। जी, मुख्तलिफ बहुत सारे एक जेनरिक जो एक फार्मूला होता है, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनियां उसको बनाती हैं, लेकिन इसमें भी आप ग्रेडिंग कर सकते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। ऐसा ही है जी। ये तमाम अद्वियात के साथ है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों, शुगर की मेडिसिन हों, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हों। क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर, उनका रेगुलेशंस इतनी अच्छी नहीं होती, उनका क्वालिटी भी इसीलिए अच्छी नहीं होती। तो उनमें हम देखते हैं अक्सर देहातों में या रिमोट एरियाज़ के अंदर पुअर क्वालिटी ऑफ मेडिकेशंस अवेलेबल होती हैं। वो अक्सर एक पेशेंट मुझे ख़ुद कहता है कि फार्मेसी पे हम जा गए तो उन्होंने कहा दवाई, एक स्पेसिफिक दवाई का जिक्र किया उन्होंने कि ये दवाई उनसे मांगी, उन्होंने कहा कौन सी वाली चाहिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अच्छा 1 नंबर की ये प्राइस है, 2 नंबर की ये प्राइस। तो इवन विद फार्मासिस्ट तो खैर वो नहीं होगा, बट समबडी हु वाज सेलिंग द मेडिसिन्स, तो वो भी खुद भी कह रहा था कि हमारे पास क्वालिटीज़ हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। अलमिया ऐसा वैसा, मतलब हमने इस फील्ड को भी नहीं छोड़ा। ऐसे है। मतलब आप मुझे बताइए कि एक बच्चे की मेडिसिन आप लेकर जा रहे हैं और आप किसी ऐसे मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं कि जिसका कोई नाम नहीं, रेपो देखिए
वो तो परेशान होकर लेके कि भाई ये दवाई दे दो। कुछ लोगों ने तो बताया कि आपको कौन सी चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर। बाज़ अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए ये भी नहीं बताते ऐसा ही है। कि ये पकड़ें, और वो बेचारे दवाइयाँ खरीदते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता, फिर आके बात उंगली उठती है डॉक्टर के ऊपर। ऐसा ही है। ऐसे ना कि डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ दे दी आपने, और बच्चा तो मेरा ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो इस तरह ठीक की भी नहीं होते, मुख्तलिफ टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, रिएक्शंस भी हो जाते हैं। तो इसलिए सेहत के मामले में बहुत ख्याल रखना चाहिए। लोगों की एक्सेस नहीं होती शहरों की तरफ से, एकदम से करीब से जो दवाई अवेलेबल होती है वो लोग यूज़ कर लेते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है सेहत के मामले में कि बहुत सोच समझ के फ़ैसले लिए जाएँ जनरल पॉपुलेशन की तरफ से भी, कि आप अच्छी जगह से इलाज भी करवाएं, अच्छी जगह से टेस्ट भी करवाएं, अच्छी जगह से अद्वियात भी ख़रीदें, ताकि फ़ायदा भी हो और कोई ऐसा बड़ा नुकसान भी ना हो। ये तो चले मेडिसिन में एक अलमिया है कि 2 नंबर दवाइयाँ आपको मिलती है। ये जो बाहर के जो हम बहुत शौक से खाना खाते हैं, सोसाइटी में इसका कितना बड़ा रोल है इन चीज़ों को, इन बीमारियों को फैलाने में? हाँ, बहुत सारी बीमारियां, जैसे आप खुद जानते हैं कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफॉइड और बहुत सारी बीमारियां हैं जो होती हैं ज़्यादा, उनका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। लेकिन मैं इसमें ये समझता हूँ कि चूँकि दूसरी कंट्रीज़ का भी एक्सपोजर है, तो वहाँ पर बीमारियां कम होती हैं। रीज़न बीइंग इज़ फूड हाइजीन के ऊपर बहुत अच्छी रेगुलेशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और जो लोग फूड हैंडल करते हैं फ्रॉम सप्लाई टू कुकिंग टू ईटिंग, सब में एक अच्छी अवेयरनेस होती है कि आपने फूड को कंटेमिनेट होने से कैसे रोकना है। ये जो पूरी चेन है, इस चेन का ख्याल रखा जाए तो मेरे ख्याल में ईटिंग आउट, कोई भी आप खाना बाहर खाएं तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यही होता है कि फ्रॉम द फूड ट्रांसपोर्टेशन टू फूड कुकिंग टू फूड सर्विंग, हर जगह के ऊपर हाइजीन का ख्याल रखने की अवेयरनेस ही नहीं है, बहुत पुअर अवेयरनेस है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप खाना बाहर खाते हैं, इवन जैसे मैंने आपको मेडिसिन से रिलेटेड जिक्र किया, तो आप खाने के से रिलेटेड भी आप देखते हैं कि जी कहाँ पर कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है जो रेगुलेशंस अच्छी फॉलो करता है, कौन सा फास्ट फूड आउटलेट जो रेगुलेशंस अच्छी फॉलो करता है, जिसका फूड क्लीन होता है। हर जगह पे नहीं अच्छा फूड सर्व किया जाता, तो वो भी आपको आइडिया हो जाता है। बदकिस्मती ये है कि आपको जब खाना दिया जाता, बहुत अच्छी तरह पेश किया जाता, डेकोरेट करके दिया जाता, आपको ये भी नहीं मालूम कि जिसने ये पकाया है, जो आपका कुक है, उसकी कोई हेल्थ की इन्वेस्टिगेशंस हुई है कि नहीं है, वो खुद कितना बीमार है, वो ऐसा हेप सी, हेपेटाइटिस सी, बी या टाइफाइड का पेशेंट है, क्या उसके हाथों में वो सिम्टम्स हैं जो वो आपके खानों में ट्रांसफ़र कर रहा है और आपको ट्रांसमिट कर रहे हैं आप बीमारियों को, इस तरह के भी। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इस तरह का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। वो सबसे बड़े कैरियर हैं इन चीज़ों को फैलाने में। ऐसी है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे, ये बहुत ज़रूरी है। ये अवेयरनेस जो है, अगर आपकी बात को मैं फॉरवर्ड करूँ तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस हमें इवन उससे भी अर्ली स्टेजेस के ऊपर कर देनी चाहिए, ख़ास तौर पे वो बीमारियां जो हमारे मुल्क को क्रिपल कर रही हैं। जैसे आपने हेपेटाइटिस सी का जिक्र किया, डायबिटीज़ है, टाइफॉइड है, मलेरिया है, कि इवन स्कूल में भी बताया जाए, कॉलेजेस के अंदर भी बताया जाए कि जी आपने ये कॉमन बीमारियों से कैसे बचना है। बताया जाता भी है कुछ स्कूल्स में, लेकिन जितना इस ज़रूरी है, जितना इसको टाइम एलोकेट करना चाहिए या जितना प्रैक्टिकल करना चाहिए, वो बहुत कम है शायद। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फूड हैंडलिंग, चाहे फ्रॉम फार्मर टू द ईटर, इस पूरी चेन को कैसे हम हर किस्म की बीमारी, अगर इस पे हम ज़्यादा फोकस करें, हमारे हेल्थ केयर के ऊपर जो बर्डन है, जो हॉस्टल्स के ऊपर बर्डन है हर किस्म की बीमारियों का, वो सिग्निफिकेंटली कम किया जा कम हो सकता है। जाएगा। और इकोनॉमिकली भी हम ऐसी स्टेज पर नहीं हैं कि हम इतना बड़ा हेल्थ केयर का बर्डन लेकर चल सकें इतनी बड़ी पॉपुलेशन का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रिवेंटिव साइड के ऊपर ज़्यादा काम किया जाए, और इस तरह के प्रोग्राम्स जो आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ये आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, और
लोगों का इसको इवन सुनना ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हेल्थ केयर वाली साइड से चीज़ों का पता चले क्या कैसे है और कैसे बचा जा सकता है। जी सामीन और नाजरीन, आपको मालूम है इस वक्त डॉक्टर हबीबुर रहमान जो फिजिशियन इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं वो हैं हमारे साथ। ये होते हैं जनाब कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, उनके कोलैबोरेशन के साथ एफएम पावर 99 का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हमारे साथ। अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वो किस तरीके से, आप डायल कीजिएगा 051-111-009999। 051 इज़ द सिटी कोड ऑफ रावलपिंडी, इस्लामाबाद। तो ये मिलाने के बाद आपको सिंपल वे में बता देता हूँ, 051 या 051 मिलाने के बाद 1 मिलाइएगा 3 मरतबा, 0 या 0 मिलाइएगा 2 मरतबा, 9 या 9 मिलाइएगा 4 मरतबा, हो जाएगा आपका हमसे रब्ता। यू आर वेलकम, आप फ़ोन कर सकते हैं, जो सवाल पूछना चाहें डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। तो बात को कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर साहब कि चले, वो तो आपने कहा था कि हुकूमत कहाँ तक इस चेन को तोड़ सकती, किस तरह, ये बहुत बड़ा टास्क है, मुश्किल है। लेकिन कम से कम आपने एक चीज़ का जिक्र किया था कि टाइफाइड के हवाले से, वो है वैक्सीनेशन। टाइफाइड की वैक्सीनेशन को आप किस एज से शुरू करते हैं? टाइफाइड की वैक्सीनेशन 2 ईयर्स से लेकर आगे हर एज के ग्रुप को हम दे सकते हैं। अब तो ये है कि ईपीआई प्रोग्राम जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, बचपन में जो पीडियाट्रिक्स में बच्चों को दिया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ वैक्सीनेशंस लगाई जाती हैं, उसका हिस्सा भी बना दिया गया है। ख़ास तौर पे सिंध ने, आई थिंक इफ़ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, 2019 में शुरू कर दिया था, और पंजाब में और इस्लामाबाद में 2021 में ईपीआई प्रोग्राम का हिस्सा कर दिया हुआ है कि ताकि इसके बर्डन को कम से कम किया जाए। बाकी सूबों को भी मेरे ख्याल में अगर ऑलरेडी स्टार्ट नहीं कर दिया हुआ तो शुरू करना चाहिए। टाइफाइड की वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, 2 to 3 ईयर्स तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है और काफ़ी अच्छी भी है। अब तो बड़ी सेफ़र वर्जन्स अवेलेबल हैं और साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं, तो इसलिए इसको फ़रोग़ देना भी बहुत ज़रूरी है, जिस तरह का बर्डन हम टाइफाइड का अब देख रहे हैं। पहले तो वैक्सीनेशन में बहुत पुरानी बातें होती थी, तो बड़ा टिपिकल किस्म की वैक्सीनेशंस होती थी। अब तो वैक्सीनेशंस में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे आपका नमूनिया है, टाइफाइड है, और बहुत सारी चीज़ें उसको ऐड किया गया ईपीआई प्रोग्राम जी में। हाँ, तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है। जी हाँ। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हमारे टाइफाइड के अलावा से। अब आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ बड़ी कॉमन अब आपके पास आती है टाइफाइड के अलावा? कौन सी ऐसी डिजीज़ है? जैसे मैंने अभी देख रहा था, डायबिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके मुतालिक आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, डायबिटीज़ का बर्डन तो हमारे मुल्क में बहुत बढ़ता जा रहा है। कॉमन बीमारियां डायबिटीज़ के अलावा, जैसे आजकल हम डेंगू भी देख रहे हैं, वो भी ऑन द राइज़ है। कोविड अब रिलेटिवली कम आ रहा है, लेकिन फिर भी केसेस रिपोर्ट होते हैं। डायबिटीज़ भी हम एज अ नेशन काफ़ी ज़्यादा इसके बर्डन के तले हैं। उसका भी हमारे यहाँ जो इंसिडेंस है डायबिटीज़ का, पूरे एशिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में, जिस तरह लास्ट 2 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। तो हम एज अ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूमिंग नेशन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं शुगरी स्टफ़, चाय में, मिठाइयों में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में। तो इसका इंसिडेंस भी हमारे मुल्क में बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मैं चूँकि प्रैक्टिस भी करता हूँ बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड, तो हमारे यहाँ जो केसेस हैं वो उसमें बेदरेग इजाफा होता जा रहा है हर गुज़रते साल के साथ। अब चीनी की कीमत बढ़ गई तो एक हंगामा मचा हुआ मुल्क में। सही। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई चीनी ना इस्तेमाल करो तो आपको कुछ नहीं होगा, बल्कि आपकी सेहत बेहतर होगी। एक शोर मचा हुआ है कि चीनी की कीमत ज़्यादा है, तो पता नहीं ये क्या मसला है। अच्छा, डायबिटीज़ जो हो जाती है किसी को, इसकी जो अलार्मिंग आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह ये है कि आपको अवेयरनेस नहीं है डायबिटीज़ के अलावा, या आपने आंखें बंद की हुई हैं कि इसको हमने इलाज ही नहीं करवाना? अवेयरनेस का फुकदान तो हमारे पास हर कॉमन बीमारी से रिलेटेड है ही, वो तो एक एडिड फैक्टर है हमारे कंट्री के अंदर। हाँ, जैसे आप जानते हैं, हम जानबूझ के इग्नोर भी करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिनके पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को डायबिटीज़ होती है और वो हाई रिस्क होते भी हैं, स्टिल वो
ख्याल नहीं रखते अपनी डाइट का, स्टिल वो टेस्ट नहीं करते कभी भी, और जब उनको डायबिटीज़ होती है तो वो कॉम्प्लिकेट हुई होती है ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज की हुई होती है, और वो इंसुलिन पे जा रहे होते हैं डायरेक्टली। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली जैसे आपने फरमाया कि चीनी की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो कई कंट्रीज़ में तो कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स ज़्यादा लिया जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन कार्बोहाइड्रेट फूड प्रोडक्ट्स। यानी कि जैसे आप पेप्सी पीते हैं या कोका कोला लेते हैं या कोई भी फिज़ी ड्रिंक लेते हैं, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है तो उसमें टैक्स गवर्नमेंट ज़्यादा लेती है एज़ कम्पेयर टू नॉन कार्बोहाइड्रेट सेम चीज़। वजह यही है कि ये कार्बोहाइड्रेट का बेदरेग इस्तेमाल कम से कम किया जाए, डायबिटीज़ का बर्डन को डिक्रीज़ किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे नेशन में। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग चाय में बहुत ज़्यादा चीनी लेते हैं, मिठाई, जलेबी, हर किस्म की मीठी चीज़ों को बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, फ्रीक्वेंटली लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि जितना कार्बोहाइड्रेट हम यूज़ करते हैं, यानी कि शुगर वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत अलार्मिंग रेट पे करते हैं। तो पाकिस्तान में कार्बोहाइड्रेट खाए बगैर तो देखिए जी गुजारा नहीं है। तो आप क्या कहते हैं, अल्टरनेट आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप ये कार्बोहाइड्रेट में, पहले तो आप ये बताइए हमारे सामीन नाजरीन की, वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कार्बोहाइड्रेट रिच है, जिसकी वजह से अगर आपको शुगर की बीमारी लायक होने का खतरा तो वो बिल्कुल होगा और बहुत ज़्यादा होगा, वो कौन से? देखिए, कार्बोहाइड्रेट एक तो ये चीज़ है कि जो हमारी डाइट का एसेंशियल पार्ट हैं, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, उतना कार्बोहाइड्रेट लेना सेहत के लिए ज़रूरी है। मिसाल देता हूँ आपको, जैसे रोटी खाते हैं हम राइस लेते हैं, सिर्फ बहुत ज़्यादा मत किया जाए। जैसे कि उसमें जो आटा इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोर इस्तेमाल किया जाता है, वो चक्की का हो, यानी कि होल मील जिसको हम कहते हैं हो, रादर देन के वाइट हो, तो उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है। और रोटी का इस्तेमाल 1 या 2 से ज़्यादा मत किया जाए। आप साथ में प्रोटीन कंटेंट जैसे पल्सेस हम दालें ले रहे हैं या वेजिटेबल ले रहे हैं या चिकन ले रहे हैं, वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप फ्रूट्स का इस्तेमाल इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मत करें जो आपकी अगर एक्टिविटी कम है और आप 4 रोटियां खा लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल। वो फिर नुकसान है आपकी बॉडी के लिए। तो ये तो अनअवॉइडेबल है कि चलें हमारा जो हमारे मील का जो मेन पार्ट है, दैट इज़ रोटी या राइस, तो वो तो आप करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो हम स्नैकिंग करते हैं, ये कम्प्लीटली अवॉइडेबल है। इसमें हम जो ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, पेप्सी, 7 अप, जूसेस, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, चिप्स, अननेसेसरी स्नैकिंग हर वक्त जो कर रहे होते हैं, ये चीज़ ऐसी है जो इसको हम कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। उससे रिस्क ऑफ डायबिटीज़ बहुत कम हो जाता है। और खाने में भी एहतियात यही है कि आप जितना खाएं उसको यूटिलाइज़ करें। आपकी एक्टिविटी उसके साथ मैच करनी चाहिए। आपको ज़्यादा काम, एक्सरसाइज, अपना टाइम एक पूरे दिन में से निकालें, एटलीस्ट 45 मिनट्स अ डे एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, वो बहुत ज़रूरी है। जिम ज्वाइन करें अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपने वेट पे कंट्रोल रखना, कैलोरिक इनटेक जितना लिया है उसको यूटिलाइज़ करना, ये मोटी मोटी बात है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, की फैक्टर है डायबिटीज़ की प्रिवेंशन में। अच्छा, जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं जी, आप ज़रा थोड़ा सा स्पेसिफाई करें कि रात का खाना थोड़ा कम लिया जाए या लंच ज़्यादा लिया जाए या ब्रेकफास्ट ज़्यादा लिया जाए, कुछ इस तरह का बैलेंस डाइट आप बता सकते हैं कि जिससे ये थोड़ा सा, क्योंकि बात आ जाती है एक्सरसाइज की और एक्टिविटी की, वो तो ना होने के बराबर है, समझ रहे हैं? तो डिनर के ऊपर ख़ास तौर से आप क्या समझते हैं कि फुल डाइट लेना चाहिए या थोड़ा कम खाना चाहिए? देखिए, नाश्ता या दोपहर का खाना, क्योंकि आपने काम करना होता है, एक्टिविटी आप करते हैं, तो थोड़ा बहुत आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं सब कुछ। तो आप अगर नाश्ता अच्छा है, आप एक्टिव भी ज़्यादा अच्छा रहते हैं, तो नाश्ता तो अच्छा करना चाहिए। दोपहर का खाना भी अगर आपका वेट रिलेटिवली कंट्रोल्ड है तो फिर तो ठीक है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि रात का खाना, चूँकि हम खाने के बाद फ़ौरन टीवी देखना शुरू कर देते हैं, रेस्ट करते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं या सो जाते हैं उसके कुछ देर के बाद, वो जो खाना है उसको कम से कम की लिया जाए। अगर खाना लिया जाए तो एटलीस्ट उसके 2 घंटे के बाद, 1-2 घंटे के बाद ज़रूर वॉक किया जाए, उसको यूटिलाइज़ किया जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम जो देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि डिनर बहुत हैवी कर लिया जाता है, उसके बाद एक्टिविटी कोई नहीं की जाती है और
सोया जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ता है। ये आप जो कुछ भी आपने खाया है वो सारा आपकी बॉडी में यूटिलाइज आपने नहीं किया, तो वो आपकी बॉडी के ऊपर, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट आपने ज़्यादा लिया है या फैट ज़्यादा लिया है या कोई भी प्रोटीन, इवन प्रोटीन भी लिया है, तो यूरिक एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो सारे फूड, जो भी फूड आप लेंगे उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। तो आपने जो कंज्यूम किया है, आसान वर्ड्स में उसको यूटिलाइज़ करना है। और ख़ास तौर पे इवनिंग मील थोड़ा कम लिया जाए, उस वक्त एक्टिविटी कम होती है। तो मॉर्निंग में आप चूँकि एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो वो मुनासिब है कि अगर आप वो भी मुनासिबत से लें तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डिनर को थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा सा कहने का मतलब ये कि जो भी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने ब्रेकफास्ट लिया, आपने लंच लिया, चूँकि आप उससे वर्किंग आवर्स में होते हैं तो आपकी एक्टिविटी होती है, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, अपने काम में बिज़ी होते हैं, तो यूटिलाइज़ हो जाता। रात का खाना थोड़ा सा कम खाइए, थोड़ा ज़्यादा खाना नहीं खाइए, क्योंकि आप सुस्त हो जाते हैं और आपकी वो एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, अगर आप रेगुलर ब्रिस्क वॉक करते हैं, रात को आप वॉक भी करते हैं तो ज़रूर लीजिए, लेकिन उसको यूटिलाइज़ कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो मैं समझा हूँ। तो ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि मैं पढ़ रहा था आपके मुतालिक कि लिपिड प्रोफाइल के ऊपर भी लिखा हुआ है कि वो, आप क्या समझते हैं इसका, डायबिटीज़ से कोई रिलेटेड है, कोई कंसर्न है इसका? सो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, इन अदर वर्ड्स, वो भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। अगर शुगर अनकंट्रोल्ड हो, डायबिटिक पेशेंट हो, उसमें ये ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन उसके अलावा भी पॉपुलेशन में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। जैसे मैं शुरू में बता रहा था आपको कि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, बहुत सारे लोग फ़ैट कंपोनेंट भी फूड का बहुत ज़्यादा लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं हम दुम्बा आजकल, कढ़ाई। दुम्बा कढ़ाई खाते हैं। फास्ट फूड में भी यंग जनरेशन जो है वही वो मैं आ रहा था तो अब उसके बाद। हेल्दी फूड तो लेते ही कम हैं, वो तो फास्ट फूड की तरफ सब जा रहे हैं। तो ये चीज़ें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती बहुत बढ़ा रही हैं। और आप, अगर आपका एक तरफ डायबिटीज़ का रिस्क है, दूसरी तरफ आप कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा ले रहे हैं, तीसरी तरफ ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स भी शुरू हो रहे हैं, और हमारे यहाँ साइकेट्रिक इलनेसेस भी बहुत। तो ये सब चीज़ें, फैक्टर्स हैं जो आपको अगर बढ़ते जा रहे हैं तो ओवरऑल आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इस तरह की चीज़ें जो जानलेवा साबित होती हैं उसका इंसिडेंस बढ़ा देते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल, इसीलिए जो भी खाया जाए उसको ऐसे लिया जाए जैसे आप दवाई की तरह लेते हैं, ख़ास मकदार में, ख़ास क्वांटिटी में, बैलेंस्ड डाइट, और वो यूटिलाइज़ किया जाए। कोई भी डाइट का एक कंपोनेंट ज़्यादा हो या कम हो, दोनों नुकसानदेह हैं बॉडी के लिए। तो बहुत ज़्यादा फ़ैट लेना भी नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना भी नुकसानदेह है। तो इसलिए बैलेंस डाइट, वेजिटेबल्स, पल्सेस, दालें, एनिमल फूड जैसे चिकन है, फ़िश है, सबको मुनासबत से लिया जाए, बैलेंस डाइट, और ये सबसे ज़्यादा मुफीद होता है सेहत के लिए। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ लोगों को, कि जैसे आप कहते हैं ना बैलेंस डाइट लेते हैं वो, लेकिन उनकी जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो किसी तरह कम नहीं होता, खाते कुछ भी नहीं है वो। इसमें हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे बहुत सारे हार्मोनल बीमारियां ऐसी हैं जिसमें वेट गेन होता है। तो इसलिए फिजिशियन को दिखा देना, ख़ासतौर पे इस तरह के पेशेंट्स जो खाते भी कम हैं और वेट लॉस करने की कोशिश भी करते हैं और फिर भी नहीं हो पाता, उनमें ज़रूर स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए कि बेसिक डिजीज़ की, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की। लेकिन कुछ लोगों का जेनेटिक मेकअप ही ऐसा होता है कि हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं भी होते, डाइट इनटेक भी ज़्यादा नहीं होता, एक्टिविटी भी रीज़नेबल होती है, स्टिल वेट ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। बट ओबेसिटी को, ये मोटापे को एज अ बीमारी लेना चाहिए, इसलिए इसको भी एग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ है, अगर इसका शुरू से ध्यान रखा जाए तो नौबत यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए कि ओबेसिटी तक। पहले ही वेट कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए कि आप वेट इतना गेन ही ना हो, क्योंकि एक दफ़ा वेट गेन हो जाए, आपके जॉइंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, अक्सर लोगों के घुटने ख़राब हो जाते हैं, कमर का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर वो एक्टिविटी करने के काबिल भी नहीं रहते। तो
और जो कि वेट ज़्यादा होता है, एक्टिविटी भी नहीं करते, जो थोड़ा बहुत इनटेक भी लेते हैं वो भी उनको वेट गेन ही कर रहा होता है, अगर रिड्यूस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब तो खैर चलें, कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी हैं जिससे हम वेट लॉस करवाते हैं और अप्रूव्ड मेडिसिन्स हैं, बेरियाट्रिक सर्जरीज़ हैं, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन प्रिवेंशन से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। सर्जिकल जो ट्रीटमेंट करते हैं इसकी, जी वो क्या समझते हैं, पेशेंट को बेनिफिशियल होता है उससे? जी हाँ, बेनिफिशियल होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं उनको, ओबेसिटी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, डायबिटीज़ हो जाए, घुटने ख़राब हो जाए, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, उस तरह के पेशेंट जब आप देखते हैं कि उनकी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या कोई भी गैस्ट्रिक बाईपास, मुख्तलिफ सर्जरीज़ हैं वेट लॉस के लिए, वो करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि इवन डायबिटीज़ भी रिवर्स होती है। कई लोग मेडिसिन से बगैर डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल अचीव कर लेते हैं। कई लोग हाई डोजेस ऑफ इंसुलिन और मेडिसिन पे होते हैं, बहुत लो डोजेस ऑफ मेडिसिन पे चले जाते हैं। तो वेट लॉस ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटिक में बड़ा की फैक्टर होता है, डायबिटीज़ को रिवर्स करना इन अ सेंस, या उसकी सेवेरिटी में कमी लाना। रेजिस्टेंस का एलिमेंट बेहतर होता है, मेडिसिन या तो कम हो जाती हैं, कई लोग ऐसे भी मेडिसिन से ऑफ भी हो जाते हैं। तो वेट हम देखते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के पेशेंट्स बहुत अच्छा रिस्पांस भी शो करते हैं, लेकिन की थिंग यही है कि अपनी बिहेवियर को, अपने लाइफ को मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग सर्जरी भी करा लेते हैं, फिर वापस वेट गेन भी करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अपने ईटिंग हैबिट्स को, अपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को, यानी कि एक्सरसाइज वगैरह करें, ये अपने आपको अपना बिहेवियर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। वो आप करेंगे, बाकी मेडिसिन्स भी आपको हेल्प करेंगी, सर्जरी भी आपको हेल्प करेंगी, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो मेडिसिन्स भी अगर आप यूज़ करते हैं, सर्जरी भी करते हैं, वेट लॉस भी कर दिया है, फिर आप रीगेन करना शुरू हो जाता लाइफ स्टाइल को आपका मतलब है कि बहुत ज़रूरी है चेंज करना, है। जी हाँ। जिसमें डाइट हैबिट है, आपका एक्सरसाइज है, और नींद बहुत पूरी तरीके से आपने लेना है, रेस्ट करना है, सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जी लेकिन जिस तरह का आजकल माशरती अफरा तफरी है, तो उसमें मेरा अपना ख्याल है कि रेस्ट कम ही मिलता है, टेंशन डिप्रेशन ज़्यादा होती है उससे। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ बताइए कि एंजाइटी में, डिप्रेशन में क्या हम ज़्यादा खुराक ले लेते? हाँ जी, हार्मोन लेवल्स आपके ज़्यादा होते हैं, आपको भूख भी ज़्यादा लगती है, प्यास भी ज़्यादा लगती है, तो जो एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर खाते भी ज़्यादा हैं। ऊपर से अगर एंजाइटी की मेडिसिन भी लेते हैं तो उनमें से भी बहुत सारी वेट गेन करती हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स काफ़ी प्रोन होते हैं वेट गेन की तरफ, और वेट गेन की कॉम्प्लिकेशंस जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारी हैं। तो वो सारों से, तो आपने सही फरमाया कि माशरती तौर पे हम तो काफ़ी इस तरह से हैं, लेकिन अपना बिहेवियर को इंसान कंट्रोल कर सकता है। मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट होते हैं टेलीविज़न न्यूज़ सुन के, तो ट्राई कि आप न्यूज़ फिर कम से कम सुने। टीवी में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं जो आपको खुश रख सकती हैं। जैसे कि मैं पसंद करता हूँ नेशनल ज्योग्राफिक देखता हूँ रादर दैन कि मैं पॉलिटिकल टेंशन वाले प्रोग्राम्स देखूँ। तो ऐसा है, आप अपने आप को अपने ध्यान को पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो आप करेंगे तो आपके साइकेट्रिक इलनेसेस भी अगर आपको डेवलप हो रही हैं, वो भी कम से कम होंगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे फैक्टर्स हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की तनख्वाह अगर बहुत कम है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम अवॉइड कर सकते मैंने तो डॉक्टर साहब खबरें देखना छोड़ दी है, हैं। रियली। बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए इतने चैनल्स हैं, जैसे अपने नेशनल ज्योग्राफिक का, को हल्की फुल्की फिल्म ही देख ले आदमी, ऐसे सारा कुछ है। तो अच्छा, हार्मोनल की हम बात कर रहे हैं, हार्मोन से रिलेटेड कौन से ज़्यादा कॉमन पेशेंट आपके पास आते हैं? हमारे पास थायराइड के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मेनली इवन हम इंसुलिन को भी एज अ हार्मोन ही लेते हैं, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स हैं बहुत सारे, ओबेसिटी करते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, ये आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में ग्लैंड होता है, उसमें प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, प्रोलैक्टिनोमा के पेशेंट्स आते हैं।
तो वेरियस हार्मोन्स हैं उसके पेशेंट्स आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन हम डायबिटीज़, थायराइड के थायराइड प्रॉब्लम्स ये सबसे ज़्यादा देखते हैं। थायराइड से जो चीज़ मैंने नोट किया, मैं जिस फील्ड से हूँ ना, ख़ासतौर से इनफर्टिलिटी का बड़ा एक इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है। हाइपोथायराइडिज्म जिनको होता है तो वो शादी को 10-10 साल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा ही है जी। वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो उनका 10 साल के बाद जब उन्होंने अपना थायराइड हार्मोन चेक करवाया तो पता चला जी आप तो हाइपोथायराइड जी हाँ। है या हाइपर थायराइड है, इम्बैलेंस होता है वो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है थायराइड के अंदर। बल्कि एक चीज़ मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि आप बात कर रहे थे वैक्सीनेशन की। अभी अगर आप कभी न्यू नेट को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाएं तो जैसे शुरू में होता है ना आपका बीसीजी और एक आध जो भी वैक्सीनेशन है, आजकल उन्होंने ये शुरू किया हुआ है फीमेल बेबी के लिए ख़ासतौर से, वो थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं ऐसा है। एक ब्लड लेके। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ हुआ, मैंने पूछा ये कब से, कह रहा है 2 साल से हम ये कर रहे हैं। जी हाँ, अब ज़्यादातर बच्चों का इवन मेल बच्चे भी हैं उनका भी लिया जाता है थायराइड का टेस्ट ज़्यादातर सेंटर्स में। वजह ये है कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है। तो अक्सर बच्चों का आईक्यू लो होना, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होना, ये भी देखी जाती हैं। तो अर्ली न्यूनेटल पीरियड में ज़रूर देखे जाते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। अगर नहीं देखे जाते तो देखे जाने चाहिए, जाना क्योंकि ये चाहिए। बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं, ख़ास तौर पे स्पीच डेवलपमेंट जैसे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस जितने भी हैं, हाँ आईक्यू से रिलेटेड ये बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेन की डेवलपमेंट से रिलेटेड तो बच्चों में थायराइड फंक्शन टेस्ट अब ज़्यादा फ़रोग मिल रहा है, इसको चेक किया जाता है। हाँ प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड फंक्शन टेस्ट ख़वातीन में चेक किए जाते हैं। हर पेशेंट जो इनफर्टिलिटी जैसे आपने फरमाया के साथ आता है उसके थायराइड फंक्शन ज़रूर देखे जाते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर थायराइड फंक्शन टेस्ट एज ए मैंडेटरी देखे जाते हैं अब। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अगर आपका बच्चा का आईक्यू ठीक नहीं है, पढ़ने में सही नहीं, लेज़ी है, सिंपल से कुछ टेस्ट करवा लीजिए, उसके सारे टेस्ट करवा लीजिए। बच्चा एनीमिक तो नहीं है, उसका थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाइए। कहीं ना कहीं आपको कोई चीज़ मिल जाएगी जिसमें उसकी डिफिशियंसी होती है। जैसे जी आपने हाँ। कहा ना कि आईक्यू लेवल भी उसका लो होता है। ऐसा ही है। हाँ, तो एक तो ये हो गया। एड्रिनल ग्लैंड में किस किस्म का आपको, आप कह रहे थे ना, एड्रिनल ग्लैंड होता कहाँ पर है? किडनी के पास होता है, अच्छा। किडनी के साथ अटैच्ड होता है। तो ये ग्लैंड बेसिकली बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है। इसको लेमेंस में कहें कि तो ऐसे हार्मोन्स जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जैसे एल्डोस्टेरॉन है, स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल जो बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं फॉर लाइफ, मिनरल्स को रेगुलेशंस के लिए भी, और इवन सेक्स हार्मोन्स वो भी रिलीज़ होते हैं इससे। और कुछ और हैं हार्मोन्स कैटाकोलामीन्स वगैरह जो एसेंशियल होते हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और आपका फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स से रिलेटेड। तो बहुत सारे हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट करता है। कॉमन बीमारियां हमें अमूमन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स मिलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स मिलते हैं जिनका एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा होता है। कभी कभार कोई गिल्टी हो थायराइड एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, और कभी मोटापे के लोग आते हैं। जैसे ओबेसिटी को हम डिस्कस कर रहे थे कि ओबेसिटी के जो कुछ कॉजेज़ हैं उसमें थायराइड और कुशिंग्स जो कॉर्टिसोल यानी कि स्टीरॉयड हार्मोन की ज़्यादा मिकदार होना आपके एड्रिनल ग्लैंड में से, वो भी एक वजह होती है मोटापे की। तो ये अक्सर लोग मोटापे के साथ, हाई ब्लड प्रेशर के साथ, इवन शुगर के साथ आते हैं जिनका कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है। तो ये वाली बीमारियां हम स्क्रीन करते हैं सिलेक्टिव पेशेंट्स के अंदर। कहने का मतलब है कि स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं से कोई वजह आपको मिल सकती है। ओबेसिटी की क्या वजह है, हाइपरटेंशन की क्या वजह है। जी हाँ। देखिए ये इस वक्त दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, इन्वेस्टिगेशन बहुत अप टू डेट हो चुकी है। कहीं ना कहीं से आपके पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। बात सिर्फ इतनी है कि आप उसको फॉलो करें, इन्वेस्टिगेशंस की तरफ आप जाएं। डॉक्टर जैसे आपको कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम इस तरफ जाते हैं, वहाँ से चेक करते हैं वजह क्या है। इस जी तरह की बिल्कुल। बातें निकल यंगर पॉपुलेशन 40 ईयर्स से पहले अगर कोई ब्लड प्रेशर से मुतासिर हो, शुगर से मुतासिर हो या किसी भी बीमारी से मुतासिर हो, उसमें हम ज़रूर थॉरो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इसमें क्या वजह है। अक्सर औकात वजह मिलती है कि ऐसे ब्लड प्रेशर अमूमन इससे कम एज में देखते नहीं हैं,
इससे ज़्यादा एज के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स हैं एज रिलेटेड जो कर सकते हैं, लेकिन अगर यंगर पॉपुलेशन ख़ास तौर पे इन कॉमन बीमारियों से मुतासर हो तो उसको हम ज़रूर थॉरो इन्वेस्टिगेट करते हैं, और अक्सर लोगों में वजह मिल जाए तो वो प्रॉब्लम जैसे हाइपरटेंशन की अगर हार्मोनल कॉज है, आप हार्मोन को ठीक करें तो हाइपरटेंशन कम्प्लीटली ठीक भी हो सकती है। इसी तरह से डायबिटीज़ की वजह है, अगर हार्मोनल है, अगर हार्मोन को ठीक करें तो डायबिटीज़ मुकम्मल क्योर भी हो सकती है। तो इसलिए वो क्यूरेटिव भी होती हैं अगर हम बर वक्त हार्मोनल कॉज उसका तशखीस कर लें तो। जनाब डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के। डॉक्टर साहब मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके एक डिस्कस किया जाए कि जी। बहुत सारे अवेयरनेस हो लोगों को, हमारे सामीन को, हमारे नाजरीन को। तो अब चूँकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं मज़ीद कोई बात करूँ, तो आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपका बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त निकाला